ये बात करने वाले इस वीडियो में कि आखिर पाकिस्तान में हमेशा ये पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों बना रहता है। आखिर क्यों कोई पीएम पाकिस्तान में अपना 5 साल का टर्म ही पूरा नहीं कर पाता है। आखिर क्यों पाकिस्तान की आर्मी इतना ज्यादा पाकिस्तान के पूरे एसेट्स को कंट्रोल करती है। तो पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान और जो आर्मी जनरल्स हैं उनके बीच की जो पूरी पॉलिटिकल ये कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा शेर है हबीब जालिब का कि तुमसे पहले वो एक शख्स जो यहाँ तख्ते नशी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो वही हाल जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ, बेनजीर भुट्टो का हुआ, सबका वही हाल हुआ। तो इमरान खान का भी वही हाल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। देखो, आपने न्यूज में देखा होगा कि पाकिस्तान में जो है 102 इंडिपेंडेंट एमपीज जीत चुके हैं। इमरान खान क्लेम कर रहे हैं कि वो पीएम बनने चाहिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ क्लेम कर रहे हैं कि उनको पीएम बनना चाहिए और वहीं पर भुट्टो फैमिली और नवाज शरीफ मिलकर के शीट शेयरिंग कर करके वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हो गई जिसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी चीजें न्यूज में आपने ऑलरेडी देख रखी होंगी, तो हम इस पर कुछ भी बात करने वाले इस वीडियो के अंदर में नहीं है, बल्कि हम ये बात करने वाले इस वीडियो में कि आखिर पाकिस्तान में हमेशा ये पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों बना रहता है। आखिर क्यों कोई पीएम पाकिस्तान में अपना 5 साल का टर्म ही पूरा नहीं कर पाता है। आखिर क्यों पाकिस्तान की आर्मी इतना ज्यादा पाकिस्तान के पूरे एसेट्स को कंट्रोल करती है। तो इस वीडियो में हम फैक्ट्स के बेसिस पर ये सारी चीजों को एनालाइज करके आपको एक फिगर देंगे कि क्यों पाकिस्तान हमेशा पॉलिटिकल टर्मोइल में रहता है और क्यों पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दिया सब टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है और इस लिंक इस व्हाट्सएप चैनल का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो आप उस लिंक पर जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, वहां पर आप फॉलो का बटन जरूर दबा देना। तो आप इस पूरे चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे एंड देन ये बेल आइकॉन है, जो इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना तो आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं इस पूरे चैनल पर वो मिलने लग जाएंगी। इस चैनल पर हम जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पर अपडेट किया करेंगे। प्लस उसके साथ साथ जो हमारी वीडियोस की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होंगी उसकी भी जो लिंक है यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। जो भी वीडियोस आएंगी उसके रेगुलर अपडेट्स इस चैनल पर किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है उसका लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर पाकिस्तान की आपको पॉलिटिकल क्राइसिस समझनी है तो थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। अब अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखोगे तो वो मेजर दो पार्टीज ने हमेशा से संभाली है। एक तो पार्टी आपको पता होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब देखो, पाकिस्तान जो पीपल पार्टी है ये एक्चुअल में भुट्टो फैमिली कंट्रोल करती है। जो भुट्टो फैमिली कई बार इस फैमिली के लोग पीएम रह चुके हैं, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो, जैसे बेनजीर भुट्टो, जो अभी बिलावल भुट्टो हैं। तो ये सारे लोग इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और भुट्टो फैमिली जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली है पाकिस्तान की। दूसरी तरफ अगर आप ये वाली पार्टी देखोगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये बेसिकली जो शहबाज शरीफ को आज आप देखते हो, नवाज शरीफ को आप देखते हो, इनकी जो लीनियज थी ये पूरी उनकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। तो ये दोनों मेजर पार्टीज ने आज तक पाकिस्तान में हमेशा से रूल किया है, या एक तरीके से कह लो आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे हैं। और ये दोनों फैमिलीज जो है पाकिस्तान की टॉप 3% फैमिलीज में आती हैं, जिनके पास ऑलमोस्ट पाकिस्तान की 77% वेल्थ है। अब देखो, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। प्रॉब्लम एक्चुअल में पार्टीशन से ही शुरू हो गई। आखिर पाकिस्तान की आर्मी कैसे इतना स्ट्रांग बनी उसको समझने के लिए आपको पार्टीशन के टाइम पर जाना पड़ेगा। और जब पार्टीशन हुआ था तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एसेट्स का कुछ इस तरीके से हुआ था कि टोटल जो रिजर्व थे वो 400 करोड़ थे उस समय इंडिया के पास। तो 400 करोड़ में से डिसाइड हुआ कि 75 करोड़ पाकिस्तान को दे देते हैं। तो ये 75 करोड़ में से पहले 20 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए गए थे, ठीक है। और अब बचे जो 55 करोड़ थे वो स्टॉप करने की बात हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय पीएम थे और उनके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दोनों ने मिलकर के सोचा कि ये जो 55 करोड़ रुपए बच रहा है ये पाकिस्तान को नहीं देने चाहिए, बिकॉज इस सारे पैसे को पाकिस्तान कुछ ना अपने लोगों के लिए नहीं यूज करेगा, बल्कि वो कुछ नहीं टेररिस्ट फंडिंग करेगा। वो टेररिस्ट को तैयार करेगा कश्मीर वाले पूरे मुद्दे के लिए, क्योंकि कश्मीर वाली घटना उस समय तक हो चुकी थी, जो बारामूला वाला मसैकर था पूरा। तो उस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलकर के बोलते 55 करोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ये पैसा दिलवा दिया पाकिस्तान को। तो टोटल 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल गए थे। अब दूसरी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो ये हुआ था कि जो हमारी टोटल फोर्सेस थी उसका 1/3 जो आर्मी थी वो दे दी गई थी पाकिस्तान को। उसके साथ साथ 17% रिसोर्सेस भी दे दिए गए थे पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और 3% जो लैंडमास था टोटल पूरे अनडिवाइडेड इंडिया का, तो वो दे दिया गया था पाकिस्तान को। ये सारी चीजें पाकिस्तान को मिल गई थी। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का या बड़े लीडर्स की बात करोगे तो जितने भी उस समय के बड़े लीडर्स थे जो कि नेशनल लेवल पर अपनी पहचान रखते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग इंडिया में रह गए थे। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना के स्टेचर का लीडर छोड़ करके, मोहम्मद अली जिन्ना ही एक नेशनल लेवल के लीडर थे और उनसे नीचे ही थे सारे, और उनके ना बराबर का कोई था ना उनके बाद कोई उनके बराबर तक का या उनके स्टेचर के लेवल का कोई लीडर आ पाया। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो पॉलिटी है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा से बहुत ज्यादा वीक रही। वहीं अगर आप मिलिट्री देखोगे तो मिलिट्री 1/3 मिलिट्री दे दी गई थी।
मिलिट्री जो है वो एक साथ ट्रेंड हुई थी। इंडिया पाकिस्तान दोनों के जो मिलिट्री ऑफिशियल थे वो एक साथ ही ट्रेंड थे, तो इसलिए मिलिट्री बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रांग थी और सिविल इंस्टीट्यूशंस उनके हमेशा से वीक रहे। प्लस जो समय के प्रमुख शहर हुआ करते थे जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड हुआ करते थे, जैसे बॉम्बे, कैलकाटा और दिल्ली, ये सारे इंडिया में आ गए। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं आ पाया जो इकोनॉमिकली कैपिटल हो या इकोनॉमिकली बहुत पोजीशन होल्ड करता हो उस समय पर। इसलिए भी पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी भी वीक थी, उसके साथ साथ पॉलिटी भी वीक थी। बस उनका स्ट्रांग क्या था, तो उनका स्ट्रांग था आर्मी, और इसीलिए आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड था शुरू से, पार्टीशन के टाइम से ही आर्मी का। अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ वो लागू हुआ 1956। तो ये जो है ना, 47 में आप आजाद हुए हो और 56 तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने में इतना टाइम लग गया। तो ये जो बीच वाला टाइम पीरियड था, इसमें जो है आर्मी के पास पूरा कंट्रोल था। अब इतने साल तक, ऑलमोस्ट आप समझ लो 9 साल तक इन लोगों ने, आर्मी ने पाकिस्तान पर ऑफिशियली रूल किया है, डायरेक्टली रूल किया है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के दम पर रूल किया है। तो आर्मी के हाथ में जो पूरे कंट्री का कंट्रोल था, उसकी वजह से आर्मी को एक तरीके से कह लो आप शेर के मुंह में खून लग गया हो। तो ये आर्मी कभी नहीं चाहती थी पाकिस्तान की कि उनके हाथ से कभी भी कंट्रोल जाए। लेकिन 56 आने के बाद वहां पर गवर्नमेंट बनती है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आर्मी में उस समय जो जनरल थे वो थे अयूब खान, और अयूब खान का स्टेचर पूरे पाकिस्तान के लेवल पर बहुत ज्यादा था। अब पूरी कहानी कहां से शुरू होती है, जो ये पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल की, वो शुरू होती है 1954 से। अब 1954 के टाइम पर क्या हुआ था कि यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में एक दंगा हुआ था अहमदिया मुस्लिम्स के बीच में और बाकी के मुस्लिम्स के बीच में। अब ये दंगा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज कर दिया गया, बहुत सारे दुकानों को तोड़ दिया गया, बहुत नुकसान किया गया एक तरीके से। ब्लैकआउट हो गया, लाइट्स चली गई, नेटवर्क्स टूट गए थे, तार वार टूट गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी आती है, पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया वहां पर, और ये पूरे दंगे को 2-3 दिन में पूरा शांति करा दी वहां पर। और जो ये नेटवर्क्स टूटे थे वो तार केबल सब कुछ सही किया, उसके बाद रोड्स को साफ किया, वेंडलिज्म जहां जहां किया गया था उन सारी चीजों को सही किया गया। पेंटिंग वेंटिंग से लेकर के रोड बनाने तक का काम पाकिस्तानी आर्मी ने उस पूरे दंगे के बाद करा था, ताकि चीजें नॉर्मल हो जाए। तो अब लोगों को लगा कि यार लोकल गवर्नमेंट से अच्छी तो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी ने तो पूरे रोड साफ कर दिए, नेटवर्क सही करवा दिए, सब कुछ सही करवा दिया, तो लोगों मतलब लोकल गवर्नमेंट और ये पॉलिटिकल पार्टी से तो अच्छे ये लोग हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी पे जो भरोसा है लोगों का वो 54 में शुरू हुआ, और अयूब खान उस समय लीडर थे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और कई सारी टेरिटरी भी उन्होंने क्लेम करी हुई थी। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते थे और उनको फॉरेन सपोर्ट भी रहता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी का स्टेचर उसके पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा बड़ा हो गया। तो अब 1954 में जब ये घटना हुई, तो 56 में जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट बनती है, तो गवर्नमेंट बनी वहां पर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उस समय जो अयूब खान वहां के जनरल थे, उनकी उनकी जो है वो गवर्नमेंट से पटनी बंद हो गई। और उन्होंने फिर एक क्या किया, जो सबसे पहली जो घटना हुई वो 1958 में मिलिट्री कू हुआ। और ये मिलिट्री कू, वहां के उस समय प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा के अंडर में मिलिट्री क्यू हुआ। और वहां पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको इतनी पावर होती है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अब्रोगेट कर सकते हैं। तो उसी पावर से के थ्रू उस समय जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 56 में लागू हुआ था उसको एब्रोगेट कर दिया पूरा, और एब्रोगेट करके सरकार वहां पर गिरा दी। उसके बाद जो है अयूब खान ने 1958 के अंदर में सिकंदर मिर्जा को ही डिपोज कर दिया, जो कि उनके लिए ही काम कर रहे थे, उनको ही डिपोज कर दिया, क्योंकि वो भी उनके अगेंस्ट में जाने लगे थे, और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया 1958 में। अब आप देखो पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट्स की पोस्ट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पावर होती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट कर सकता है, हालांकि अब वो पावर नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे वो अमेंडमेंट के थ्रू हटा दी गई थी वो पावर। तो प्रेसिडेंट के पास जब इतनी पावर थी, तो जो वहां के मिलिट्री जनरल्स होते थे ज्यादातर, वो प्रेसिडेंट बनना इसीलिए चाहते थे। वो परवेज मुशर्रफ बने थे प्रेसिडेंट, अयूब खान बने, याया खान बने, ये सब प्रेसिडेंट बने थे आगे चल करके, सब पॉलिटिक्स में आए थे। तो वैसे ही अयूब खान ने पावर सीज कर ली, और उसके बाद पहली बार पाकिस्तान की आर्मी का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रहा। और 1958 में जब ये वाली सरकार बनी, यानी कि अयूब खान वहां के प्रेसिडेंट बने, तो 1958 से लेकर के सीधा सीधा 1971 तक डायरेक्टली कंट्रोल किया वहां की आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को। डायरेक्टली मतलब कोई सरकार नहीं है, आर्मी कंट्रोल कर रही है पूरे पाकिस्तान को, और उसके प्रेसिडेंट कौन है, अयूब खान। लेकिन 71 में घटना होती है बहुत बड़ी, और इनकी पूरे दुनिया में भद्द पड़ी जाती है पाकिस्तानी आर्मी की, जब इंडियंस के सामने इनने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। और वो सरेंडर इतना शर्मनाक हो गया पाकिस्तानी आर्मी के लिए कि जो पब्लिक ओपिनियन था, या पॉपुलर ओपिनियन कह लो पाकिस्तान की आर्मी के लिए लोगों का, लोग तो समझते थे पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे स्ट्रांग आर्मी है, लेकिन वो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रांग नहीं, वो सिर्फ पैसे वाली आर्मी थी। तो ये बात जब पता लगी, तो लोगों का जो ओपिनियन था वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में जाने लगा, और तब एक नीड क्रिएट हो गई कि यार अब अगर वहां पर कोई पीएम नहीं बनाया गया, तो लोग जो हैं वो रिवोल्ट कर देंगे आर्मी के अगेंस्ट में, और एक पूरी म्यूटिनी हो जाएगी।
तो इसको समझ करके वहां पे उस समय जो अयूब खान और उनके बाद याह्या खान, इन लोगों ने डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाकर के पाकिस्तान में ऑफिशियली जो है 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाता है। दूसरा, और ये दूसरी बार था जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा था। 73 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और उसके बाद इलेक्शन हुआ और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, यानी कि भुट्टो फैमिली जिनकी पार्टी के बारे में मैं बता रहा था, वो पावर में आ जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, उनको पावर में लाने के पीछे भी अयूब खान और याह्या खान का हाथ था, क्योंकि दोनों आर्मी के जनरल्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग जनरल्स थे। याह्या खान को तो बुचर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, क्योंकि 71 के टाइम पर यही याह्या खान थे जिनके जिनके ऑर्डर पर कई सारे बांग्लादेशियों को मारा गया था, ब्रूटली मारा गया था, जिनके हाथ में वेपन्स भी नहीं थे। वो मतलब बेसहारा कमजोर लोग थे, उनको कॉलेज में घुस करके मार दिया गया था इसी याह्या खान के हाथ में। तो ये याह्या खान और अयूब खान ने मिल करके जुल्फिकार अली भुट्टो को वहां का पीएम बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई, जो कि हर पीएम के साथ होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ अगेन वही प्रॉब्लम हुई कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे लोगों के बीच में, क्योंकि वो बहुत इस्लामिस्ट लीडर थे। पाकिस्तान में मुसलमान जो थे उनकी बात सुनते थे और काफी रेडिकल टाइप के लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। अब इनसे जब दिक्कत शुरू हुई पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि इस टाइम तक आप देखोगे 73-74 के टाइम पर पाकिस्तान की जो फौज थी वो यूएस से एड लेने लगी थी, यानी कि पैसा लेने लगी थी, और पाकिस्तान की जमीन को टेररिस्ट का बिल्कुल सेफ हेवन बनाने लगी थी। ओसामा बिन लादेन, अल कायदा, आईसिस, ये सब के जो आतंकवादी थे वो आकर के पाकिस्तान में खुलेआम ट्रेंड होते थे, और फिर इन्हीं आतंकवादियों को यूज करता था यूएस जो है अफगानिस्तान के अंदर में रशिया को काउंटर करने के लिए। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर चल रही थी, और पाकिस्तान की आर्मी वहां से पैसा लेकर के यहाँ इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जब वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगते हैं, और इसके बाद इनके ऊपर क्या किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स के चार्जेस से शुरू होता है केस, और इनके ऊपर केस लगाया जाता है और आर्मी इनके अगेंस्ट में हो जाती है। तो ह्यूमन राइट्स का केस लगाया जाता है, इनके ऊपर केस चलने लगता है, तो इनको कहीं ना कहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को समझ में आने लग जाता है कि अब इनको जो है या तो इनका इनका असैसिनेशन हो जाएगा या तो इनको पावर से गिरा दिया जाएगा। और फिर 1977 में होता भी वही है कि वहां पर आते हैं जनरल जियाउल हक। अब जनरल जियाउल हक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, जनरल जियाउल हक के पास भी लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि बहुत रेडिकल जो जनरल थे आर्मी के वो थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। और 1977 में इन्होंने क्या किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल करवा दी, उन्हीं ह्यूमन राइट्स के चार्जेस पे और इन सब के चार्जेस पे, और खुद जो है पाकिस्तान को रूल करने लगे। एक बार फिर से पाकिस्तान जो है कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाता है और फिर से मिलिट्री रूल आ जाता है पाकिस्तान के अंदर में, और ये मिलिट्री रूल भी 1977 से लेकर के 1983 तक चलता है, जब जियाउल हक पूरा पाकिस्तान चला रहे होते हैं। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जेल में जाते हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, वो चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, और फिर 1979 में उनको फांसी दे दी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और आज तक उसके ऊपर कंट्रोवर्सी, आज तक उस कंट्रोवर्सी का कोई भी जवाब सरकार नहीं दे पाई है। 79 में जुल्फिकार अली भुट्टो के स्टेचर का लेवल का जो लीडर था वो खत्म हो गया, और अब पूरी कमान जो है फिर से एक बार पाकिस्तानी आर्मी के पास आ गई। आप समझ लो इतना कि पाकिस्तानी आर्मी ने अकेले 34 ईयर्स तक राज किया है, 3 अलग-अलग चरणों में, 3 अलग-अलग बड़े-बड़े पाकिस्तान के जनरल के दम पर। एक तो याह्या खान और अयूब खान के दम पर, उसके बाद जियाउल हक के दम पर, और आगे चल करके परवेज मुशर्रफ के दम पर। अब यहाँ पर जब इन्होंने कंट्रोल लिया, तो अब पाकिस्तानी आर्मी के पास जब पॉपुलर ओपिनियन, मतलब पब्लिक का ओपिनियन भी उनके साथ है, जब वो पूरे कंट्री पर रूल कर रहे हैं तब भी, तो पॉलिटिकल पार्टीज का अस्तित्व ही एक तरीके से एग्जिस्टेंस ही खत्म होना शुरू हो चुका था, और खत्म हो भी चुका था इस टाइम तक। अब होता क्या है वहां पर, जब आपके पास पब्लिक ओपिनियन भी है, जब आपके पास पूरा देश भी है, तो पाकिस्तानी आर्मी बाकी सारे काम भी करने लग जाती है जो कि नॉर्मल सिविल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसे कि रोड बनाना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज। ये सारे काम भी पाकिस्तानी आर्मी करने लग जाती है, और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने अंडर में एक फौजी फाउंडेशन बना रखा है। फौजी फाउंडेशन के अलावा भी कई सारे फाउंडेशन है, जैसे शाहीन फाउंडेशन भी है, एक बहरिया फाउंडेशन भी है, सारे फाउंडेशन के अंडर में। और ये कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है। कॉन्ग्लोमेरेट्स मतलब इतनी बड़ी कंपनी जिसके अंदर में कई सारी कंपनीज आते हैं, कई सारे सेक्टर्स में। जैसे आप आईटीसी देखते हो, वो कॉन्ग्लोमेरेट है एक तरीके की, ठीक है। जैसे आप टाटा देखते हो, टाटा कॉन्ग्लोमेरेट है एक तरीके की, उसके अंदर में कई सारे सेक्टर्स में कंपनीज आती हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग कंपनीज है। तो उसी तरीके से फौजी फाउंडेशन के अंडर में, ठीक है, फर्टिलाइजर आता है, एनर्जी आता है, सीमेंट आता है, पावर आता है, ठीक है, फाउंडेशन सिक्योरिटीज आता है, फूड्स आता है, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो सब कुछ फॉर्डी फाउंडेशन जो कंपनी है उसके अंडर में ये सारी कंपनीज रूल करती हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के जो 3 बड़े फाउंडेशन हैं, यानी कि शाहीन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन, ये तीनों फाउंडेशन ऑलमोस्ट आप समझ लो पाकिस्तान की 82% जो एसेट्स है या 82% जो इकोनॉमी है उसको चलाते हैं ये तीनों फाउंडेशन मिलकर के। तो जब इकोनॉमी पर पाकिस्तान की आर्मी का रूल होगा, लोगों पर पाकिस्तान की आर्मी का रूल होगा, तो क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टीज? कुछ नहीं कर सकती, इलेक्शन बस नाम के होते हैं वहां पर। तो अगर आज भी पीएम कोई भी बन जाए, लेकिन वो बनेगा सिर्फ आर्मी के दम से ही या आर्मी के सपोर्ट से ही। इमरान खान भी आज अगर पीएम बन जाए तो इमरान खान को आगे चल के आर्मी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार चला ही नहीं पाएंगे आर्मी के सपोर्ट के बिना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर से वापस आते हैं जियाउल हक पर। जियाउल हक के बाद क्या होता है
कि ज़ियाउल हक के बाद जो है आर्मी के पास सारा सपोर्ट रहता है, और उसके बाद एक और बहुत बड़े आर्मी के जनरल आते हैं, यानी कि मिलिट्री के जनरल आते हैं, परवेज़ मुशर्रफ, जिनको हम सब जानते हैं, जिन्होंने धोनी की बड़ी तारीफ कर दी थी, उसके बाद से इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो वो आ जाते हैं, और उन्होंने क्या किया, और आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया। और ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में जितने भी आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं या बड़ी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनको इसका मेंबर बनाया जाता है। और ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बेसिकली क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज या किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर कोई मतलब घोटाले का आरोप है या धांधली का आरोप है, तो उसमें रिसर्च कर, मतलब उसके ऊपर केस चलाती है। जैसे हमारे यहाँ सीबीआई काम करती है, तो उसी तरीके से वहां पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो काम करती है, और ये वहां की सबसे सर्वोच्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सर्वोच्च ऑर्गेनाइजेशन में है कौन, सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि जैसे इमरान खान पर 100 से भी ज्यादा केस हो गए, ठीक है। परवेज मुशर्रफ ने जब वहां पर बेनजीर भुट्टो थी, उनके ऊपर भी 20 से 25 से ज्यादा केसेस लगा दिए गए थे। तो ये केसेस लगाए कैसे जाते हैं, वो इसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के का यूज करके लगाया जाता है, ताकि मीडिया में हमेशा ये रहे कि ये जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट है। और वहां के पीएम्स और जो नेता है वो जनरली है भी बहुत ज्यादा करप्ट। एक ढंग का नेता जो अभी तक आए हैं, वो आप कह सकते हो कि इमरान खान है। ही इज वेरी लेस करप्ट ना। बाकी नेता आप देखोगे बहुत ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस लग चुके हैं। लेकिन वो चार्जेस लगाती जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर खुद शक है, क्योंकि वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जो कि परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सारे जो है आर्मी के बड़े रैंकिंग होते हैं, और बड़े रैंक के ऑफिसर्स होते हैं या फिर जनरल्स होते हैं। उसके बाद उन्होंने और स्ट्रांग होल्ड देने के लिए आर्मी को एक काम और किया, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली क्या करती है, जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसके ऊपर रिसर्च करती है, और कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेस्ट है वो सुझाव देती है। और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है, इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, वो फिक्स है पोस्ट कि वो जनरल होगा आर्मी का, और आर्मी के बड़े रैंकिंग के ऑफिसर्स होंगे, और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो भी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप डिफेंस से उठ करके पॉलिसी मेकिंग में भी आपका स्ट्रांग होल्ड हो गया, पॉलिसी मेकिंग भी आप आर्मी आपकी करने लग गई। तो अब इन सारी चीजों की वजह से आर्मी जो है वहां की बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब होता क्या है, अब अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे हुआ क्या, कि इमरान खान को पीएम किसने बनाया, जनरल बाजवा ने बनाया। इमरान खान पीएम बने, और उन्होंने पीएम बनते ही जनरल बाजवा का जो टर्म था उसको एक्सटेंड कर दिया। तो मतलब म्यूचुअल एक सपोर्ट से 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो बने भी मिलिट्री के सपोर्ट से ही थे। लेकिन अब हुआ क्या आगे चल करके, कि उनके जो ओपिनियंस थे, अब इमरान खान है पश्तून, एक तरफ इमरान खान बेसिकली है पश्तून, तो पश्तून्स के रिस्पेक्ट की बात करते थे, पश्तून्स के स्टेट की बात करते थे, उनके लैंड की बात करते थे। ये चीज आर्मी को बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि पश्तून्स की अपनी खुद की एक आर्मी है, जो कि वहां की नॉर्मल आर्मी से लड़ाई कर रही है। और आर्मी के जनरल बाजवा को ये चीज पसंद नहीं आई, और वहीं से उन दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई, इमरान खान और जनरल बाजवा में। बाद में इमरान खान के इन्हीं सब स्टेटमेंट्स की वजह से यूएस का जो एड था, जो आता था पाकिस्तान को हर बार, वो एड आना बंद हो गया। और इसी वजह से जो है इमरान खान से पूरी मतलब एक तरीके से कट हो गया रिलेशन जनरल बाजवा का, और वहीं से इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए, और फिर वो अरेस्ट हो गए। तो इमरान खान जो थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता थे पाकिस्तान के अंदर में, पॉपुलर नेता हैं भी अभी भी, क्योंकि उन्होंने भाई एक तो क्रिकेट कैप्टन अपनी टीम के, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने। तो और जब वो पीएम बने तो काफी पॉपुलर लोगों के सपोर्ट, और लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे इमरान खान को। ही इज अ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ रेडिकल इन नेचर, और इसीलिए पाकिस्तान में काफी ज्यादा सपोर्ट भी है। और इमरान खान एकमात्र ऐसे नेता थे, अगर मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आप देखो, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से भी ज्यादा पब्लिक ओपिनियन अपनी तरफ कर लिया, और यहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, और जो आर्मी जनरल्स हैं, उनके बीच की जो पूरी पॉलिटिकल ये कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा शेर है हबीब जालिब का, कि तुमसे पहले वो एक शख्स जो यहाँ तख्ते नशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो वही हाल जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ, बेनजीर भुट्टो का हुआ, सबका वही हाल हुआ। तो इमरान खान का भी वही हाल हो रहा है जो पहले हो चुका है, कुछ अलग पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, जो इतना हल्ला है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस। तो आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, इसलिए वो इतना ज्यादा न्यूज में आ गया है। उस टाइम पर ये सब चीजें उतनी न्यूज में नहीं आ पाई थी, लेकिन ये पॉलिटिकल क्राइसिस हमेशा से रहा है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, यानी पाकिस्तान का अस्तित्व जब से था 47 से, तब से ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है। और अगर यही सिचुएशन रही, आर्मी इतनी ही स्ट्रांग रही, तो यही पॉलिटिकल क्राइसिस रहेगा भी पाकिस्तान के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया। आई होप आर्मी वहां पर इतनी स्ट्रांग क्यों है, ये भी चीज समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।